हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 78 का पेपर हमारा चल रहा है, 4 जनवरी वाला। 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वो आपका डिस्कशन हो चुका है। आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिस्कस किए हैं। वो क्वेश्चंस जो यहाँ पे रिपीट होंगे उस टॉपिक से, उस टॉपिक को अब हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी वहाँ डिस्कस हो चुका है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर आप लोग रिवाइज़ कीजिएगा नोट्स बनाते हुए, और डेली एक मॉक टेस्ट देना आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। 15 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ये सभी पर्वत जो है वो वहीं पर है। एंडीज़ जो है वो वहीं पर है, जिसमें 13 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एंडीज़ के बारे में था कि एंडीज़ कहाँ पर है। और यहाँ पे देखिए रिपीट करके, मतलब दक्षिण अमेरिका से ही ऑप्शन से क्वेश्चन को बना करके फिर से पूछा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो इसका आंसर होगा पैकारेमा। दक्षिण अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वत पैकारेमा है। एंडीज़ प्राचीन पर्वत नहीं है बल्कि नवीन पर्वत है, सबसे नया पर्वत है। ठीक है, थोड़ा सा देख लो। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका इज़ द गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड पे है, विथ सम ऑफ इट्स स्टीपियस एस्टिमेटेड टू बी ओवर 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी इसका जो कुछ पहाड़ी है वो 2 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। दीज हाईलैंड्स आर पार्ट ऑफ द लार्जर पैकारेमा माउंटेन एंड आर लोकेटेड इन नॉर्थर्न साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ हिस्से में है। ठीक है, प्राइमरीली इन वेनेजुएला। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। द गियाना हाईलैंड्स आर नोन फॉर देयर एंशिएंट क्रिस्टलीन रॉक्स। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन क्रिस्टल के रॉक्स हैं, इंक्लूडिंग ग्रेनाइट, नीस, ये सब यहाँ पाया जाता है। ये सब पत्थर रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं, ग्रेनाइट, नीस। ठीक है, विच आर एक्सपोज ड्यू टू अपलिफ्ट एंड इरोजन। जो कि अपलिफ्ट के कारण, अपलिफ्ट माने होता है ऊपर आ जाना, ऊपर आ गया धरती से। जैसे मान लो कि ये धरती का हिस्सा है, अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ हिस्सा धरती का जो है वो ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। तो इसके कारण, इसीलिए इसको पूरा तरह से माउंटेन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हाईलैंड, माने ऊंची भूमि, गियाना हाईलैंड। अगर ये नक्शा आप देखेंगे, ये साउथ अमेरिका का नक्शा है, तो साउथ अमेरिका में गियाना हाईलैंड यहाँ पे है, यहीं पर है पैकारेमा माउंटेन। और ये जो हिस्सा है ये वेनेजुएला के अंदर आता है। वेनेजुएला कंट्री जो है उसके अंदर नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में है गियाना हाईलैंड, वेनेजुएला के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा एंडीज़ पर्वत जो कि पूरा वेस्ट में है, वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंडीज़ पर्वत है। यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, ब्राज़ील है यहाँ पे, तो यहाँ पे है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। और साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील, तो यहाँ पे है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील में ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी ब्राज़ील में, यहाँ देखो अमेजॉन, ये है अमेजॉन रिवर, जिसका मुहाना कहाँ पर है? अमेजॉन रिवर अपना जल जो है वो गिराता है कहाँ पे? अटलांटिक सी में, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अमेजॉन नदी अटलांटिक ओशन में। इसके अलावा यहाँ पे मोंटो ग्रासो प्लेट्यू है। कैंपोस यहाँ के घास के मैदानों को कहते हैं कैंपोस। ब्राज़ील में जो घास के मैदान है उनको कैंपोस कहा जाता है। अर्जेंटीना में जो घास का मैदान है उसको ग्रान चाको कहते हैं। ठीक है, ग्रान चाको। यहाँ पे बोलीविया का पठार है, बोलीविया प्लेट्यू। फिर अर्जेंटीना में एक विंटर में घास का जो मैदान है उसको पंपास भी कहते हैं, पंपास। तो ये मैचिंग में पूछता है कि पंपास कहाँ है, तो अर्जेंटीना। कैंपोस कहाँ है, तो ब्राज़ील। उसके बाद वेनेजुएला में जो घास का मैदान है उसका नाम है लानोस। तो लानोस कहाँ है, तो वेनेजुएला। तो ये सब याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है,
इसके अलावा साउथ अमेरिका का जो सबसे निचला हिस्सा है उसको केप होव कहा जाता है। ठीक है, केप होव। यहाँ पे पेंटागोनिया का पठार है, पैटागोनिया, ये भी अर्जेंटीना में ही है। पैटागोनिया का पठार ये भी कहाँ है? अर्जेंटीना में है। और यहाँ पे एक स्कॉशिया रिज या फिर कह सकते हैं स्कॉशिया आइलैंड करके है, स्कॉशिया सी में, स्कॉशिया आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगलिन, स्ट्रेट मतलब होता है दो ज़मीन के बीच का जो जगह होता है, ऐसे यहाँ पे ये ज़मीन है और यहाँ पे ये ज़मीन है, इसके बीच में ये जो रास्ता है तो ये हो गया स्ट्रेट ऑफ मैगलिन। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे गल्फ ऑफ सन जॉर्ज है, गल्फ ऑफ सन मॉरिशस है, बे गल्फ, यानी जहाँ जहाँ ज़मीन अंदर की तरफ घुसा है वो हो गया गल्फ और बे। ठीक है, और साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे देखो अटाकामा डेजर्ट, ये भी वेस्ट साइड में ही है। यहाँ पे पूरा एरिया में, यहाँ पे एंडीज़ पर्वत श्रेणी पूरा फैला हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक एंडीज़ का पर्वत श्रेणी है, मतलब ढेर सारा पहाड़ है ऐसे ऐसे करके। और उस पहाड़ के बाद क्या आता है? अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, और यहाँ पे पेरू में एक लेक है जिसका नाम है लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। ठीक है, लेक टीटीकाका जो है यहाँ पे है, देखो लेक टीटीकाका यहाँ पे पेरू में। तो लेक टीटीकाका दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, याद कर लीजिए। सबसे ऊंचाई पर मतलब कहाँ पे है? एंडीज़ के पहाड़ों पे ये लेक स्थित है, ये एंडीज़ पर्वत है और उसी पर ये लेक स्थित है, लेक टिटिकाका। और इस साइड में हो गया आपको अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, फिर दुनिया का जो सबसे ऊंचा झरना है वो यहीं पर वेनेजुएला में है, उसका नाम है एंजल्स फॉल। यहाँ देखो एंजल फॉल्स, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जो है वो भी यहीं पर है, एंजल फॉल्स। ठीक है, साउथ अमेरिका के एक साइड में आपको है अटलांटिक ओशन, यहाँ देखिए अटलांटिक ओशन, और एक साइड में है पैसिफिक ओशन। ये साउथ अमेरिका है तो इधर है साउथ अटलांटिक ओशन, इधर है साउथ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए, साउथ अमेरिका के बारे में। हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है? जैसे साउथ अमेरिका का पूछा है तो नॉर्थ का ही पूछ सकता है। तो द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका इज एप्लेशियन माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना माउंटेन रेंज जो है वो एप्लेशियन माउंटेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लेशियन माउंटेन। दे आर एस्टीम्ड टू बी अराउंड 480 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 480 मिलियन ईयर्स पुराना, एंड स्ट्रेच फ्रॉम अल्बामा इन यूएस टू न्यू फाइनलैंड इन कनाडा, यूएस से कनाडा तक फैला हुआ है। फॉर्मेशन, द एप्लेशियन बिगेन फॉर्म ड्यूरिंग द ऑर्डोविशियन पीरियड अराउंड 480 मिलियन ईयर्स अगो, इसका फॉर्मेशन हुआ था ऑर्डोविशियन पीरियड में। दे आर अमॉन्ग द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ पे ये सबसे पुराने माउंटेन्स थे। फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड शेप्ड बाय इरोजन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स में अब क्या हुआ है कि इन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा इरोजन हो गया। ये पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि ऊंचा तो रहता है पहले जब बना था नया नया, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हवा से और नदी जो है वो बहते बहते इसको क्या किया, छोटा बनाते जा रहा है। ठीक है, तो इसका हाइट जो है वो धीरे 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 करके क्या हो जाता है, छोटा होते जाता है ड्यू टू इरोजन। या तो विंड के कारण इरोजन हो रहा है या तो फिर रिवर के कारण हो रहा है, फ्लूवियल इरोजन। द एप्लेशियन रेंज कंटेन एंशिएंट क्रिस्टलिन रॉक, यहाँ भी क्रिस्टलिन रॉक पाए जाते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे नीस, मार्बल, स्लेट, सिस्ट एंड क्वार्टजाइट। ठीक है, ये सब
एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं। द माउंटेन हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन नॉर्थ अमेरिकन हिस्ट्री, एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर एंड अ बैटल ग्राउंड इन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट। इस माउंटेन को बैटल ग्राउंड बनाया गया था बहुत सारे युद्धों में, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। ओवर टाइम एप्लेशियन जो है वो इरोड होता गया है, जिससे कि बहुत ही मतलब इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ अमेरिका है और इस हिस्से में यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन है, मतलब कि इसके ईस्ट साइड में, ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है इस मैप में देखिए। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन ईस्ट में, और साउथ अमेरिका में यहाँ पर है पैकारेमा, गुयाना हाईलैंड्स में, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको अफ्रीका का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन अफ्रीका इज बर्बर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट ऑल्सो नोन एज माकोंजवा माउंटेन। ठीक है, बर्बर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट याद रखिए, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। इन अफ्रीका का जो सबसे पुराना माउंटेन रेंज है वो साउथ अफ्रीका में है। दीज माउंटेन ये 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड लगता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द आर्कियन ईयन। द बर्बर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट, ग्रीन स्टोन बेल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा हरा भरा है, इज रीनोन फॉर इट्स वेल प्रिजर्व्ड वॉल्केनिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स विच प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट टू द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड द इमर्जेंस ऑफ लाइफ। इट कंसिडर्ड अ जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट फॉर स्टडिंग द आर्कियन अर्थ, मतलब कि आर्कियन टाइम के, प्राचीन समय के अर्थ को समझने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है बर्बर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट जो है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट है जैसा कि बता दिए, 3.2 से 3.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड यहाँ के चट्टाने हैं। द एरिया कंटेन एंशियंट रॉक फॉर्मेशन, पुराना रॉक्स वहाँ पे है, वॉल्केनिक रॉक्स वगैरह। सम रॉक माउंटेन विद द बर्बर्टन माउंटेन कंटेन फॉसिलाइज्ड बायोमेट्स, फॉसिल्स भी पाए गए। फॉसिल्स मतलब होता है जो जीवित व्यक्तियों, जीवित जो भी चीज़ है, लिविंग थिंग वगैरह का जो अवशेष होता है उसको फॉसिल बोलते हैं। जैसे कि मान लो कोई पेड़ पौधा है, वो ज़मीन के अंदर दब जाता है, करोड़ों साल बाद बाहर निकलता है तो उसको फॉसिल बोला जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी। ठीक है, तो वहाँ पे भी फॉसिल्स पाए गए हैं, विच आर बिलीव टू बी द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि हो सकता है जीवन का सबसे पुराना फॉर्म हो। दैट परफॉर्म फोटो, जीवन का सबसे पुराना फॉर्म क्या है, यानी कि जीवन का सबसे पहला रूप क्या है, तो वो है काई। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे पहले धरती पे कौन सा लिविंग थिंग पैदा हुआ था, तो वो था काई। काई मतलब एल्गी। ठीक है, एल्गी सबसे पहले धरती पे जन्म लिया था। फिर एल्गी जो है ना वो फोटोसिंथेसिस किया था, और फोटोसिंथेसिस करने से फिर ऑक्सीजन बना था, तो वही उसी समय ये सब पाया जाता था। और ये कहाँ पे है, ये है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका यहाँ पे देख लो, जो अफ्रीका का आप मैप देखेंगे उसमें सबसे साउथ में यहाँ पे है बर्बर्टन ग्रीनस्टोन बेल्ट। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में ये सब राज्य है उसका डरबन, केप टाउन। ठीक है, एक देश जो साउथ अफ्रीका के अंदर पूरी तरह से घिरा हुआ है वो है लिसोथो। लिसोथो देखो ये देश है, ये देश चारों साइड से साउथ अफ्रीका से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐसा देश है, एक तो लिसोथो हो गया और दूसरा इस्वातिनी। तो इस्वातिनी पूरी तरह से साउथ अफ्रीका में नहीं है, इधर दूसरा देश है मोजाम्बिक, तो उससे टच कर रहा है इस्वातिनी, पर लिसोथो चारों तरफ से जो है ना साउथ अफ्रीका से ही घिरा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन है। और साउथ अफ्रीका के बारे में तो हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं जब हम लोग गांधी जी के बारे में डिस्कस किए थे, तो उनको किस रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था। ठीक है, और साउथ अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जैसे हम लोग का सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी है ना, इंग्लिश में कहते हैं उसको केप कॉमरीन, केप कॉमरीन। ठीक है, कन्याकुमारी। उसी तरह से अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद यूरोप का जो सबसे पुराना माउंटेन रेंज है वो कौन है, वो है स्लीव ब्लूम। ये आयरलैंड में है, स्लीव ब्लूम आर कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। ये भी 400 मिलियन ईयर्स पुराना है।
दे आर लोकेटेड इन कंट्रीज लॉयस एंड ओफले एंड वाइल वंस मच टॉलर वेदरिंग हैज़ रिड्यूस्ड, मतलब कि शुरू में ये बहुत ऊंचा था, अब तो ये बहुत छोटा हो गया, मात्र 500 मीटर ऊंचा है। द स्लीप ब्लूम्स आर नोन फॉर देयर रिच फोकलोर, सीनिक वॉकिंग ट्रेल्स, मतलब लोग उस पर अब चलते फिरते आराम से घूमते हैं, ज़्यादा ऊंचा है ही नहीं, एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है आपको आयरलैंड में। आयरलैंड कहाँ पे है, ये यूरोप का नक्शा है, यहाँ पे आयरलैंड है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिटेन है, तो सिर्फ ये वाला ब्रिटेन है और इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा, बाकी नीचे का हिस्सा जो है वो आयरलैंड है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ और माउंटेन रेंजेस देख लो यूरोप के जो इम्पोर्टेंट हैं। एक माउंटेन रेंज आप लिखिए कि वो माउंटेन रेंज जो यूरोप को एशिया से अलग करता है वो है यूराल माउंटेन। ठीक है, यूराल माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूराल माउंटेन जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, एक साइड उसके हो गया यूरोप और दूसरे साइड हो गया एशिया। उसी तरह से यूरोप को एशिया से, यहाँ पे भी एशिया ही है, तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाला एक और पहाड़ है, यहाँ पे है कॉकेशस माउंटेन। कॉकेशस माउंटेन, ठीक है, तो दो पहाड़ हो गए यूरोप को एशिया से अलग करने वाले, यूराल माउंटेन और कॉकेशस माउंटेन। ठीक है, इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक पहाड़ है, वो कौन सा है, वो है कॉकेशस। ये एक तरफ ब्लैक सी और एक तरफ कैस्पियन सागर, इन दोनों को भी जोड़ता है। एक तरफ काला सागर ब्लैक सी और एक तरफ कैस्पियन सी, दोनों को भी जोड़ता है कॉकेशस माउंटेन। ठीक है, कॉकेशस माउंटेन। इसके अलावा यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे है स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पहाड़ है, उसका बॉर्डर, वो है पिरेनीज, पिरेनीज माउंटेन। पिरेनीज माउंटेन फ्रांस और स्पेन के बीच में है, मतलब बॉर्डर बनाता है। ठीक है, या पायरेनीज भी बोल सकते हैं या पिरेनीज। उसी तरह इटली में एक माउंटेन है, पूरे इटली में, वो है एपेनीज। एपेनीज माउंटेन पूरे इटली में। स्विट्जरलैंड में एल्प्स, स्विट्जरलैंड में जो माउंटेन रेंज है वो है एल्प्स। ठीक है, एल्प्स। इसके बाद हंगरी में, हंगरी माउंटेन नहीं, हंगरी में देखो क्या है, प्लेन है, प्लेन एरिया है, ग्रेट हंगरियन प्लेन है ना। हंगरी में क्या है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया के दोनों तरफ माउंटेन है, एक तरफ कार्पेंथियन माउंटेन और दूसरी तरफ दिनारिक एल्प्स। यहाँ पे एल्प्स है स्विट्जरलैंड में और यहाँ है दिनारिक एल्प्स। दिनारिक एल्प्स एक देश में नहीं, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं। यहाँ पे है मॉन्टेनीग्रो है, हेजनिया है, बहुत सारा यहाँ पे देश है। ठीक है, तो दिनारिक एल्प्स हो गया, यहाँ पे गया कार्पेंथियन माउंटेन, इन दोनों के बीच में ग्रेट हंगरियन प्लेन। तो जैसे अगर पूछे कि ग्रेट हंगरियन प्लेन कौन दो पहाड़ के बीच में है, तो कार्पेंथियन माउंटेन और दिनारिक एल्प्स के बीच में है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक सी जो है ना, उसमें कौन कौन सी नदियाँ अपना पानी गिराती हैं। तो ब्लैक सी में जो भी नदी अपना जल गिराती है वो सब नदी का नाम डी से रहेगा, जैसे कि डॉन, नीस्टर, नाइपर। पढ़ना है नीस्टर नाइपर, पर नाम के आगे डी लगा हुआ है। ठीक है, डॉन, नीस्टर, नाइपर, ये सब चार ऐसे नदी हैं, एक चौथा और है। तो ये सभी नदियां जो हैं ये ब्लैक सी में अपना पानी गिराती हैं काला सागर में। तो काला सागर में जो भी नदी अपना पानी गिराएगी उसका नाम डी से है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर एक पहाड़ है यहाँ पे है स्कैंडिनेविया शील्ड या स्कैंडिनेवियन माउंटेन बोल सकते हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन या स्कैंडिनेवियन शील्ड। ये फैला हुआ है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में, इसीलिए इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये पहाड़ है, स्कैंडिनेवियन पहाड़। ठीक है, इसके बाद एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो है अरावली रेंज। ये इंडिया में ही है अरावली। इट इज़ प्री कैम्ब्रियन फोल्ड माउंटेन रेंज, फोल्ड माउंटेन है,
मीनिंग इट फॉर्म ड्यूरिंग अ वेरी अर्ली पीरियड इन अर्थ्स हिस्ट्री। अर्थ के इतिहास में, पृथ्वी के इतिहास में बहुत ही शुरुआती टाइम में ही इसका जन्म हुआ था, अरावली का। स्पेसिफिकली इट इज़ बिलीव टू बी अराउंड 1.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्राइमली इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। इस इलाका में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है अरावली माउंटेन, ये गुजरात से शुरू होता है और ये दिल्ली रीज तक जाता है, ठीक है। पूरा राजस्थान को बीच से काटता है। सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी राजस्थान में ही है। और अरावली का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसी पर माउंट आबू है, घूमने का जगह, और वहाँ पे एक मंदिर भी है जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। इसी पहाड़ के इस साइड में रेगिस्तान है, बाकी इस साइड में रेगिस्तान नहीं है, इस साइड पेड़ पेड़ वगैरह, इस साइड रेगिस्तान है अरावली के, ठीक है। एक नदी जो अरावली को बीचों बीच से काटती है वो है बनास नदी। ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपके नोट्स में। बनास नदी जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की, जो चंबल की एक सहायक नदी है जो अरावली को बीचों बीच से काटती है, ठीक है। और इंडिया जो है ना वो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी बनाने वाला है। ग्रीन बेल्ट इसलिए क्योंकि देखो हमारे यहाँ क्या हुआ है, अरावली को काट काट के उसके ऊपर होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, ये सब बना दिया गया है। तो इससे क्या हुआ है कि जो रेगिस्तान है जिसको ये अरावली पहाड़ रोक के रखा था, वो रेगिस्तान अब इस साइड आ रहा है और धीरे धीरे ये पूरा भारत जो है वो रेगिस्तान बन सकता है, ठीक है। अब इधर भी क्या हो रहा है, ज़मीन डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, भू जो है मरुस्थल की तरह होता जा रहा है, भूमि, मिट्टी जो है। तो इस कारण से सरकार सोची कि यहाँ से यहाँ तक एक ग्रीन बेल्ट बनाया जाए, इस एरिया में पूरा ग्रीन यानी कवर लगाया जाए, पूरा पेड़ पौधा लगा दिया जाए, जिससे कि जो ज़मीन का मरुस्थलीकरण है वो रुक जाए, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो पहाड़ है सबसे पुराना वो है स्टर्लिंग रेंज, द स्टर्लिंग रेंज इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे वहाँ का सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट माउंटेन विथ रॉक एस्टिमेटेड टू बी 1.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड। These mountains were formed by the uplift and folding of Australian tectonic plate, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अपलिफ्ट होने से ये बना है। और ये कहाँ पे है ये भी देख लो, ये यहाँ देखो, ये ऑस्ट्रेलिया इस तरह, और यहाँ पे इस फोटो में सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाया गया है जो पर्पल कलर का है, और इस हिस्से में ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर है स्टर्लिंग रेंज पहाड़ी, ठीक है। तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे है स्टर्लिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या कहना है कि पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया का बीच का हिस्सा है ना वो डेजर्ट है, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट नेचुरल डेजर्ट, पूरा डेजर्ट ही है। और इसके जो शहर है ना वो सिर्फ तटों पे बसे हुए हैं, है ना। इस साइड और ईस्ट के साइड भी सिर्फ तटों पे बसे हुए हैं शहर, बीच के बीच में पूरा डेजर्ट मरुस्थल है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब किसी भी कॉन्टिनेंट का आपसे पूछा जाएगा अगर पहाड़ के बारे में तो आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था? तो 2024 में भारत रत्न दिया गया, और आप लोग को बता चुके हैं कि मेडल्स अवार्ड्स जो भी दिए जाएंगे, जैसे अभी गुकेश करके है जो चेस में जीते हैं, तो आपको नाम याद रखना इन लोगों का। तो मेडल्स जो 2024 में दिए थे भारत रत्न वो थे MS स्वामीनाथन। थोड़ा सा जान लेते हैं किनको किनको दिया गया था और भारत रत्न क्या होता है, MS स्वामीनाथन कौन थे, सब चीज़ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो टोटल 5 लोगों को 2024 में ये अवार्ड दिया, क्योंकि 2019 के बाद 24 में ही दिया गया, तो 5 साल बाद दिया जा रहा है, हर साल कम से कम एक आदमी को देना बनता है। अब क्योंकि 5 साल बाद दिया जा रहा है तो 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के ही थे, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, सभी लोगों को मरणोपरांत दिया जा रहा है, ठीक है। मरने के बाद जो है अवार्ड दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 से 17 फरवरी 1988 वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड 2 टर्म एज द 11th CM ऑफ बिहार। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के CM रह चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम दिसंबर 1970 से 1971 और बाद में फिर जून में 1977 से 1979।
इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को किसी अगर नाम से जाना जाता है तो वो चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है कि जननायक किसको कहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। यही लोकनायक रहेगा तो कौन होगा, लोकनायक जेपी, लोकनायक जेपी जयप्रकाश नारायण, और जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। 26 जनवरी 2024 को इनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है, ठीक है। ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। ये थे कर्पूरी ठाकुर। इसके बाद MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इंडियन जेनेसिस्ट एंड प्लांट ब्रीडर, एडमिनिस्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन। इनको ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है। इंडिया में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और दुनिया में हरित क्रांति के पिता कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थी, तो क्योंकि हमारे देश में पहले अनाज की कमी थी, हम लोग विदेशों से अनाज मंगाते थे, तो अपने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि हम लोग बहुत सारा अनाज उगाएं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करें, पहले आत्मनिर्भर बने फिर एक्सपोर्ट करें, तो इसके लिए विदेशों से गेहूँ मंगाया गया था। जो हाई यील्ड वेराइटी गेहूँ था वो आया था मैक्सिको से, मैक्सिको के लैब में उसको बनाया गया था। वहाँ से हाई यील्ड यानी उच्च पैदावार देने वाला गेहूं का बीज ला करके किसानों को दिया गया कि इसको तुम लगाओ, और उसको लगाने से किसानों की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले सिर्फ इतना ही उपजता था कि घर में खा सके, उसके बाद इतना उपज गया कि लोग बाहर बेचने लगे, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के मेन आर्किटेक्ट यही थे। फॉर हिज लीडरशिप एंड रोल इन इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपिंग हाई यील्ड वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूँ और धान के उच्च क्वालिटी का उच्च उत्पादन करने वाला ये यहाँ पे ये किया गया था MS स्वामीनाथन, ठीक है। इनको दिया गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 5 लोग को दिया गया था। नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। कब रहे थे, 1991 से 1996 के बीच में, जब बहुत सारा सरकार बहुत सारा पॉलिसी लेके आया था, चेंजेस लेके आया था। देखो 1991 में क्या हुआ था ना कि भारत के पास पैसा खत्म हो गया था, ठीक है। जैसे आज पाकिस्तान गरीब है ना, भीख मांगते रहता है, वैसे भारत की उसमें स्थिति हो गई थी कि हमारे पास डॉलर्स खत्म हो गए थे, और हम लोग फिर डॉलर नहीं रहेगा तो तेल नहीं खरीद पाएंगे बाहर से, और तेल अगर नहीं खरीद सके तो फिर गाड़ी वाड़ी चलना बंद हो जाएगा, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सप्लाई सिस्टम ठप हो जाएगा, सब चीज़ मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो इंडिया जो है ना वो IMF से लोन मांगने गया, जैसे ही पाकिस्तान लोन मांगते रहता है ना, तो IMF से लोन मांगने गया था। तो IMF जो है ना वो शर्त रखा था इंडिया के साथ पास कि आपको हम लोन तो देंगे, लेकिन बदले में आपको अपना जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले इंडिया की अर्थव्यवस्था जो थी वो क्लोज्ड थी। क्लोज्ड का मतलब होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि इंडिया का ये मानना था कि देखो हम लोग तो बहुत साल गुलाम रहे, 200 साल गुलाम रहे। उसका कारण था कि बाहर से जो विदेशी लोग व्यापार करने आया था उसको व्यापार करने की अनुमति दे दिए, और फिर धीरे धीरे उसके जाल में फंस गए। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमें ये करना था कि हम लोग ना तुमसे बाहर के किसी देश से कुछ लेंगे ना देंगे, अपना जो उपजेगा अपना खाएंगे, अपना बनाएंगे। यानी इकोनॉमी क्लोज्ड थी, जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था, बहुत कम होता था, ठीक है। तो ये क्या किया कि नहीं, ओपन करो। IMF ने इंडिया को कहा कि तुम्हारे पास ये शर्त है, तुमको तभी पैसा देंगे जब तुम अपना अर्थव्यवस्था को ओपन करेगा, दूसरे देशों के लिए ओपन करो। इसको कहा गया ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्या आया 1991 में, LPG रिफॉर्म्स लाए गए, LPG रिफॉर्म्स, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव था। उसके बाद धीरे 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 इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है, USA और चाइना के बाद। तो क्या है LPG रिफॉर्म्स? L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन। P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण। हिंदी में अगर बात करें, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन मतलब तो सिंपल आप समझ गए कि सब देश का चीज़ यहाँ पे आ सकता है और यहाँ का सारा चीज़ बाहर जा सकता है, इकोनॉमी को खोलो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो भी चीज़ें पहले
पहले क्या होता था ना कि हर चीज़ सरकारी हुआ करता था हमारे देश में। बस सरकारी, ट्रेन सरकारी, अभी तो कुछ कुछ प्राइवेट ट्रेन भी चलाया जा रहा है, जैसे तेजस एक प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट किया गया। ऐसे हमारे यहाँ अभी भी ट्रेन तो सरकारी ही है। बस तो उस समय सरकारी हुआ करता था, अभी बस तो पूरा तरह से आप देख रहे हैं प्राइवेट हो चुका है। यानी हर चीज़, रेस्टोरेंट भी सरकारी रहेगा, हर एक चीज़ सरकारी रहेगी, घर भी सरकारी रहेगा, ज़मीन भी सरकार के पास है। ठीक है, तो अगर आपको कोई दुकान खोलना है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा, तब आप दुकान खोल सकते हैं। तो क्या सिस्टम आया? प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, कि प्राइवेट कर दो, है ना, लोग अपने मन से दुकान खोल सके, रेस्टोरेंट खोल सके, होटल्स खोल सके, गाड़ी मतलब अपना चलवा सकें। इससे क्या होगा? लोग बिजनेस करेंगे। उसके पहले बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होता था, बहुत सारा लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से, तो उसको कहा जाता था लाइसेंस राज। ठीक है, सरकार में क्या चलता था? लाइसेंस राज। लाइसेंस लेना, जो बिजनेसमैन थे उनको बिजनेस करने में बड़ा दिक्कत होता था, लाइसेंस लेते लेते ही उसका मतलब हालत खराब हो जाता था। तो क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन। अभी भी कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जिसको प्राइवेट नहीं किया गया है, कि जैसे एटम वगैरह अभी भी प्राइवेट नहीं है। ठीक है, तो उस समय हर चीज़ सरकारी हुआ करता था, रेलवे तो सरकारी था ही, अब प्लेन भी सरकारी हुआ करता था, अब तो प्लेन भी प्राइवेट हो गया, इंडिगो वगैरह, पहले वो सब भी सरकारी हुआ करता था। फिर तीसरा है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। इसमें क्या है कि थोड़ा सा लिबरल बनना होगा। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि कोटा सिस्टम लगाया गया था। कोटा सिस्टम मतलब होता है कि अगर कुछ भी उपजाना है, कुछ भी बिजनेस करना है, तो वो इतना ही करना है, इतना ही चीज़ होगा। अगर बाहर से कुछ मंगा रहे हैं तो उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा देते थे, तो वो सब को बंद करने के लिए कहा गया। ये हुआ लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद सरकार क्या की उस समय? एक तो 1991 में बहुत इंपॉर्टेंट एलपीजी रिफॉर्म्स आया, जो कि आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के समय कौन प्रधानमंत्री इसको लेके आया? तो पीवी नरसिम्हा राव। उनके इस योगदान के लिए उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। वही इसीलिए तो उनको बहुत बड़ा मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे थे वो, मनमोहन सिंह उसमें वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने ये किया। इसके बाद उसी समय 1992 में पंचायती राज भी लाया गया। आपको पता है 72वां संशोधन, 73वां संशोधन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी उसी समय लाया गया। फिर सरकार का एक नीति भी उस समय आया जो था लुक ईस्ट पॉलिसी। ईस्ट की तरफ देखो, माने ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट को विकसित करो, म्यांमार और उधर जो बाकी सब देश है उसके साथ में ज़्यादा रिश्ता बढ़ाओ। ये पॉलिसी भी उसी समय लाया गया था, लुक ईस्ट पॉलिसी। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे पीवी नरसिम्हा राव। ये प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से 96 के टाइम। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से ये पहले पीएम थे। ठीक है, साउथ इंडिया से। एंड द सेकेंड पर्सन फ्रॉम ए नॉन हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड टू बी अ पीएम। और एक सेकेंड और द्वितीय व्यक्ति थे नॉन हिंदी बैकग्राउंड से जो पीएम बने थे। ठीक है, और साउथ इंडिया से तो पहले पीएम थे। ही इज़ नोन फॉर हिज रोल इन इनिशिएटिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जो ही बात की आपसे, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1991 में आ गया था, भारत के सामने बहुत बड़ा क्राइसिस था, हमारे पास पैसा नहीं था, तो उस समय एलपीजी रिफॉर्म्स लाने वाले यही थे। ठीक है, ये हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। नेक्स्ट इसके बाद है लाल कृष्ण आडवाणी। ये भी देख लीजिए, बॉर्न इन 8 नवंबर 1927, इज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ये तो जीवित हैं। ठीक है, who served as the deputy PM of India। ये 2002 से 4 तक उप प्रधानमंत्री, ये आज तक प्रधानमंत्री नहीं बने, ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। ही वॉज द वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ बीजेपी। बीजेपी के ये को फाउंडर हैं, यानी सह संस्थापक हैं, और आरएसएस के भी मेंबर हैं, हिंदू नेशनलिस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी रहे थे, गृह मंत्री 1998 से 2004 तक, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के तौर पे ये बहुत ज़्यादा दिन तक काम किए। सबसे ज़्यादा दिन तक अगर कोई लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा है तो वो यही रहे हैं। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब होता है जो विपक्षी पार्टी है उसका नेता, है ना। तो विपक्षी पार्टी का नेता लोकसभा में ये सबसे ज़्यादा दिन तक रहे हैं, और बीजेपी के सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष भी रहे हैं, एज वेल एज लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। बीजेपी पार्टी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी थे 2009 में। ये सब उतना लिखना नहीं है, जो एक बार रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है जो पांचवें व्यक्ति थे वो थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ये ही सर्व्ड एज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, 5th प्राइम मिनिस्टर, और यूपी के पूर्व सीएम भी रह चुके थे। 1952 में एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उस समय कृषि मंत्री थे ये। ही लेड उत्तर प्रदेश इन अबॉलिशिंग द जमींदारी सिस्टम। ये उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। ठीक है, उसके अलावा जो गरीब गांव वाले हैं उनके अधिकारों और इंटरेस्ट की ये बात करते थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, सेकुलरिज्म की बात करते थे। इन्होंने गांधी के जो अहिंसात्मक संघर्ष है उसको अपनाया था। ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है। अब देखो, द रूल ऑफ मैक्सिमम 3 अवार्ड इन ईयर, जो मैक्सिमम 3 अवार्ड एक साल में देने का जो नियम है, उस भारत रत्न में क्या नियम है कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है, मगर इस साल 2024 में 5 लोगों को अवार्ड दिया गया। तो ये रूल जो है ना, एक बार 1999 में भी टूटा था जब 4 लोगों को एक साथ अवार्ड दिया गया था। उसमें थे जेपी, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोई और रविशंकर। और फिर 2024 में टूटा जब 5 लोगों को एक साथ अवार्ड दिया गया। थोड़ा सा ये क्या अवार्ड होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। भारत रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, रिकॉग्नाइजिंग एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर, यानी कि मानव की सेवा में किसी भी क्षेत्र में कुछ एक्सेप्शनल काम किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको ये अवार्ड दिया था। पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को या ऐसे ही इन्हीं लोगों को दिया गया है। एक MS स्वामीनाथन जी को दिया गया तो ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने भारत के लिए बहुत ही कुछ किया। ठीक है, और ये दिया था किन के द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और प्रेसिडेंट को ये नाम कौन देता है कि किसको किसको देना है? PM देते हैं। प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि इस साल इतने इतने लोगों को देना है। और ये अवार्ड रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि पुरुष को देना है कि महिला को देना है या किस पोजीशन का आदमी को देना है, किसी को भी दे सकता है। और भारत रत्न जो है ये 1954 में शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए। 1954 में शुरू हुआ था। किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। और ये दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और उनको सलाह देते हैं PM। मैक्सिमम अवार्ड 3 दिया जाता है एक साल में। अवार्ड का प्रेजेंटेशन क्या है? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसपे प्रेसिडेंट का साइन होता है और एक मेडल दिया जाता है। कोई कैश नहीं दिया जाता है। भारत रत्न अगर किसी को मिला वो कोई कैश नहीं है, उसमें क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट बस देते हैं, प्रेसिडेंट का साइन किया हुआ, और एक मेडल देते हैं। कोई मॉनिटरी ग्रांट उसमें नहीं होता है। मृत्यु उपरांत भी दिया सकता है। पहले था ये नियम कि मृत्यु उपरांत नहीं दिया जा सकता था, फिर बाद में इस नियम को चेंज किया गया क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और वो भारत के लिए एक रत्न के समान थे। तो फिर ये नियम ये किया गया कि मृत्यु उपरांत भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कोई एकदम एक्सेप्शनल काम अगर कोई किया है। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, PM रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। जो मेडल है उसमें एक पीपल के पत्ते की तरह उसका शेप है, भारत रत्न का जो मेडल है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो 1954 में जब आया था उस समय मृत्यु उपरांत देने का प्रोविजन नहीं था। बाद में इसको 1966 में इस चीज को जोड़ा गया कि मृत्यु उपरांत भी देना चाहिए। ठीक है, और एक साल में 3 देते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे पहली बार 1954 में किसको किसको दिया गया था? सबसे पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे, जिनके याद में आप शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी जो थे, उनको दिया गया था। फर्स्ट रिसिपेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर सीवी रमन जो उनको नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था सर सीवी रमन को। और C राजगोपालाचारी, ठीक है, C राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर C राजगोपालाचारी। इन 3 लोगों को जो है ना, जो पहली साल ये ऑर्गेनाइज हुआ था तब दिया गया था 1954 में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर पहला स्पोर्ट पर्सन थे, स्पोर्ट पर्सन, ठीक है, पहला खिलाड़ी
जिनको कि यह अवार्ड दिया गया सचिन तेंदुलकर को, और ये यंगेस्ट रिसिपेंट भी थे, सबसे यंग आदमी। ऐसे तो बूढ़ों को दिया जाता था, पर सबसे यंग व्यक्ति जो थे वो सचिन तेंदुलकर थे, और पहला खिलाड़ी भी थे जिनको कि ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को ही अवार्ड दिया जाएगा, जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को देना है, नॉन सिटीजन लोगों को भी अवार्ड दे सकते हैं, फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक जो है ना 3 फॉरेनर्स को यह अवार्ड दिया गया है। एक तो हो गई मदर टेरेसा, जिन्होंने भारत में बहुत कुछ किया है, तो उनको दिया गया था भारत रत्न। दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था उस समय, उसका नाम था लाल कुर्ती, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य लोग थे वो लाल कुर्ती पहन के रहते थे, यही साइन था। और तीसरे हैं नेल्सन मंडेला, जो बहुत साल तक जेल में रहते, 30 साल तक, और फिर दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। तो 3 लोगों फॉरेनर्स को दिया गया, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। ठीक है, फिर अवार्ड का डिज़ाइन कैसा होता है, तो ये अवार्ड का डिज़ाइन है पीपल का पत्ता, यहाँ पे भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो आगे में ये भारत रत्न लिखा होता है, पीछे में अशोक ये बना हुआ रहता है। ठीक है, और साथ में सत्यमेव जयते भी लिखा होता है। ठीक है, कौन एलिजिबल है, तो कोई भी एलिजिबल है। जो भी व्यक्ति देश में और पब्लिक सेवा के लिए कुछ किया है वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे प्रेसिडेंट देते हैं, मैक्सिमम 3 भारत रत्न जो है वो एक साल में दिया जा सकता है। द अवॉर्डीज आर नॉट अलाउड टू यूज भारत रत्न एज प्रीफिक्स और सफिक्स टू देयर नेम। अपना नाम के आगे जिसको अवार्ड मिला है वो इसको लगा के नहीं घूम सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर है तो वो ऐसा नहीं लिख सकते हैं नेम प्लेट पे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो ना नाम के पहले लगाना है ना नाम के पीछे लगाना है। संविधान के आर्टिकल 18 में इस चीज़ को बैन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी तरह का टाइटल जो है वो नहीं रहेगा। जैसे अंग्रेजों के टाइम में कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती थी, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, तो वो सब को एबॉलिश किया गया था। उसी तरह से अभी भारत रत्न दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है, तो लोगों को अपने नाम के आगे उसको लगा के नहीं घूमना है। ठीक है, और कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है केवल भारतीय नागरिक को दिया जाए, बल्कि ये बाहरी लोगों को भी दिया जाता है। जैसे कि मदर टेरेसा को दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, जो बता दिया आप लोग को। सबसे पहली बार दिया गया था 3 लोग थे, सीवी रमन जो नोबेल प्राइज जिनको मिला फिजिक्स में, सी राजगोपालाचारी भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, सचिन तेंदुलकर पहला स्पोर्ट्स पर्सन और यंग रेसिपेंट। ठीक है, अवार्ड का डिज़ाइन तो आप लोग को पता ही है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में एक मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट पे साइन होगा प्रेसिडेंट का, और जो मेडल है वो ब्रॉन्ज का होता है। ठीक है, और जो ये मेडल है ये पीपल के पत्ते के डिज़ाइन का होता है, ब्रॉन्ज का बना हुआ, कांसे का बना हुआ पीपल का पत्ता, बीच में एक सूरज का निशान रहता है और भारत रत्न लिखा रहता है। यहाँ पे देख लो, बीच में सूरज का निशान, भारत रत्न लिखा हुआ, पीपल का डिज़ाइन है, और ये कांसा का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का। और पीछे साइड में जो हमारा एम्बलेम है, राजकीय चिन्ह है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, तो वो यहाँ पे लगा हुआ है। नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और कोई मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो केवल अचीवमेंट किस क्षेत्र में होना चाहिए, तो लिटरेचर के क्षेत्र में अगर अचीवमेंट है, साइंस के क्षेत्र में जैसे सीवी रमन उनको साइंस के क्षेत्र में था, या अमर्त्य सेन लिटरेचर के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस लोगों की सेवा के क्षेत्र में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड द क्राइटेरिया इन 2011 टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर। ठीक है, पहले यही 4 ही क्षेत्र था, साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट्स हो गया और पब्लिक सर्विस हो गया। बाद में 2011 में कह दिया कि किसी भी फील्ड, मानव सेवा के किसी फील्ड में, तब जाके आपको सचिन तेंदुलकर को मिला, नहीं तो नहीं मिलता।
ना लिटरेचर में है, ना साइंस में, ना आर्ट्स में, ना पब्लिक सर्विस में, ठीक है। और कोई रिटेन रूल नहीं है स्टेटिंग दैट अवार्ड कैन ओनली बी अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन, ये तो आप लोग जान ही गए। अभी तक 53 अवॉर्डीज जो हैं वो 53 लोगों को भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस इंक्लूडेड है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को अपने ही परिवार में इतना अवार्ड दे दिया, राजीव गांधी, सबको को दे ही दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तो हमारे टीचर्स डे उन्हीं के लिए मनाया था तो उनको ठीक है दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, BC रॉय, गोविंद वल्लभ पंत, अभी भी जैसे JP को दिया गया, चौधरी चरण सिंह, सब पॉलिटिशियन ही थे। PV नरसिम्हा राव। अवार्ड इज जनरली नॉट कन्फर्ड पोस्टमसली, शुरू में तो नहीं चलता था कि मृत्युपरांत दिया जाए, एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाता था, बाद में इसको ये कर दिया गया कि ठीक है। 18 लोगों को मृत्युपरांत दिया गया, जैसे BR अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, MG रामचंद्रन, मृत्युपरांत बहुत दिया गया है, ठीक है। 1992 में सुभाष चंद्र बोस जो है, इनको मृत्युपरांत ये अवार्ड दिया गया था। However, due to the lack of concrete evidence regarding his death, his family refused to accept the award. लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद उनका बॉडी वगैरह नहीं ना मिला था। 1945 में जब वो ताइवान जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गया था, तो कोई बॉडी उडी नहीं मिला था, तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि वो मर ही गए हैं, वो हो सकता है जिंदा हो। तो इसीलिए उनका परिवार जो है अवार्ड को लौटा दिया था, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, ठीक है, 1992 में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पूरा हम लोग डिटेल में भारत रत्न से संबंधित कुछ पूछे तो याद करना, 2025 में किसी को दिया जा रहा है कि नहीं, करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट से संबंधित है। प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन भी आसान है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में कार्य करता है, चुनता है, लेकिन उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो एक प्रक्रिया होती है, वो है महाभियोग की प्रक्रिया, उसमें भाग नहीं लेता है। कौन है जो राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया में भाग लेता है पर हटाने की प्रक्रिया में नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन लोग होते हैं आपको पता है? MP और MLA, ठीक है। MP कहाँ के? दोनों जगह के, लोकसभा के भी एंड राज्यसभा के भी। केवल इलेक्टेड MP है ना, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड MP। नॉमिनेटेड मतलब जैसे बताया ना कि राज्यसभा में 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं, या 2 एंग्लो इंडियन को ही पहले राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट करते थे, वो लोग नहीं, केवल चुना हुआ सदस्य। इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA कहाँ के? स्टेट के विधानसभाओं के, राज्यों के, सभी राज्य के विधानसभाओं के, ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। चुनाव जो होता है यही लोग करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्टेड MP और सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड MLA, विधायक, ठीक है। लेकिन जब उनको हटाने की प्रक्रिया चलती है उसको बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया या फिर इम्पीचमेंट, तो वो केवल संसद में होता है। उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ संसद में होती है, संसद माने लोकसभा राज्यसभा, वहां पे राज्यों की विधानसभाओं का कोई काम नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी वही तो कर रहा है कि कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है पर हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो वो है राज्य की विधानसभाएं। ये लोग चुनाव में भाग लेती हैं पर हटाने में नहीं लेती। विधान परिषद तो चुनाव में नहीं भाग लेता है, ठीक है, और राज्यसभा लोकसभा चुनाव में भी भाग लेगा और हटाएगा भी यही लोग, क्योंकि संसद का मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, Who elects the President of India? The President of India is elected by the members of an electoral college. एक निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। उसमें कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स, माने लोकसभा, संसद का 2 हाउस हो गया, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके सभी इलेक्टेड मेंबर्स, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं माने MLAs हैं वो, प्लस यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे भी विधानसभाएं हैं, तो यहाँ के भी सदस्य हैं। प्रेसिडेंट को चुनने वाले जो कॉलेज रहेगा उसमें ये सभी लोग शामिल रहेंगे। और प्रेसिडेंट को हटाते कैसे? प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। संविधान के आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में दिया हुआ है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग,
माने राष्ट्रपति पर क्या लगाया गया, अभियोग। अभियोग माने होता है कि किसी के ऊपर कोई दोष लगाना, और राष्ट्रपति पे लगाया गया इसलिए नाम है महाभियोग। ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है, पार्लियामेंट, संसद। और क्यों हटा सकती है, अगर उसने संविधान की अवहेलना की है, यही एक तरीका है। ठीक है, अगर उसने संविधान की अवहेलना की है तो फिर उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि किसी एक हाउस में शुरू होगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, फिर वो पास करेगा अपने यहाँ से 2/3 मेजोरिटी से कम 2/3 जो मेजोरिटी जो आपको बताए थे, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से लोकसभा अगर पास कर दिया तो फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा भी उसको विशेष बहुमत से पास करेगा। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो जब उनके खिलाफ में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वहाँ पे उस बैठक में वो भी भाग ले सकते हैं और अपनी सफाई भी दे सकते हैं। लेकिन आज तक किसी इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगा है, तो ये सबसे बढ़िया बात है कि आज तक किसी के ऊपर भी इम्पीचमेंट नहीं लगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। ये है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बहुत बार आप लोग पढ़े हैं चंपारण किसका है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताएंगे नहीं। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी किए थे। फिर महात्मा गांधी जो है वो उनका ये पहला क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, पहला सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। क्योंकि महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे तो वहाँ का जो पुलिस था ना, वो उनको वहाँ से चले जाने को कहा था, मगर वो नहीं माने थे, उसकी बातों को अनसुना किए थे। ठीक है। और गांधी जी को चंपारण लेके कौन आया था, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान था, वो लेकर के आया था। क्या समस्या थी चंपारण की, वहां पे नील का खेती किसानों से करवाया जाता था। ठीक है, किसानों का जो उपजाऊ जमीन था उसके 3/20 हिस्से पे उनसे नील की खेती करवाते थे। 3/20 को कहते थे 3 कठिया, माने 3 कट्ठा में, जमीन का 3 कट्ठा में, तो उसको कहते थे 3 कठिया व्यवस्था। किसानों से नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे, और नील की खेती करने से उनकी ज़मीन बंजर हो जाती थी, फिर उसमें कुछ उपजता नहीं था, और वो जो नील उगता था वो फिर जो मालिक होते थे, ठीक है, ज़मीन के अंग्रेज होते थे वो लोग, वही लोग ले लेते थे नील, उनसे खरीद लेते थे अपने हिसाब से, अपना दाम दे करके। उसे किसान का पेट भी नहीं भरता था, उसका परिवार भी भूखा रह जाता था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि जर्मनी में एक आर्टिफिशियल नील का आविष्कार हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल नील, जो कि यहाँ के नील से बहुत ही अच्छा था, कि आर्टिफिशियल था, सस्ता मिलता, तो इस कारण से यहाँ का जो नील है उसका डिमांड घट गया। अब किसान दूसरा कुछ उगाना चाहते थे, और जो अंग्रेज जमींदार है उसको भी फायदा दिख नहीं रहा था कि नील का खेती करवाने में कोई फायदा है, तो वो कहा किसानों को कि हम तुम्हारी ज़मीन छोड़ देंगे, लेकिन बदले में हमको इतना रुपया दो। तो बहुत से किसान जो है बहुत सा रुपया दिए, लेकिन बहुत से किसान जो नहीं दे पाए वो फिर गांधी जी को बुला करके लेके आए। फिर गांधी जी जब आए तो यहाँ पे एक कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, और उस कमेटी में गांधी जी भी एक सदस्य थे। फिर उस कमेटी ने फैसला किया कि हाँ, जमीन के बदले में अंग्रेज लोग जो पैसा लिए हैं वो गलत है, अंग्रेजों को 35% पैसा जो है वो वापस किसानों को लौटाना पड़ेगा। तो एक तरह से चंपारण सत्याग्रह सफल ही था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। कली कहाँ पाया जाता है, तो कोई हम लोग बच्चा में डायग्राम बनाते थे तो क्या बनाते थे, ऐसे किए, ठीक है, पत्ता बनाए, तो कली जो होता है वो कहाँ बनेगा, तो कली जो होता है वो पत्तों के आधार के पास बनता है। ठीक है, पत्तों के आधार के पास, लेकिन शिखाओं के सिरे पर, ऐसा नहीं कि यहाँ बन जाएगा, जहाँ पे जो शाखा है, शाखा का जो मुंडी है वहाँ बनता है, और उस मुंडी के पास 2 पत्ता का आधार होना चाहिए। आप लोग कभी भी कोई कली देखेंगे दोनों साइड से पत्ता निकला और बीच में यहाँ पे गुलाब खिला या कली कुछ भी खिलता है, तो दोनों पत्तियों के आधार और शाखाओं के शिरों पर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है, तो इशिहारा टेस्ट जो है वो रंग की अंधता से संबंधित है। देख लो मतलब आई टेस्ट से संबंधित है। ठीक है, इशिहारा टेस्ट।
ये है, देखिए कलर विजन, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 to 12 लिखा है, हो सकता है बहुत लोगों को ना दिखे। तो इशिहारा टेस्ट एक कलर विजन टेस्ट है, स्पेशली डिजाइन टू डिटेक्ट रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसीज। किसी किसी व्यक्ति में होता है कि वो उनको रेड और ग्रीन सही तरीके से नहीं दिखता है, तो अगर वो बीमारी है तो उसके लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग अंधता भी कहते हैं। बहुत से लोगों को ये दोनों कलर दिखाई नहीं देता है। इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट दैट यूज अ सीरीज ऑफ कलर्ड प्लेट्स, तो वही सब है, कलर्ड प्लेट का यूज किया जाना और सब चीज़, कुछ खास नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 21 नंबर, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। आपको बहुत बार पढ़ाया गया है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर इलाका में। और छोटा नागपुर कहाँ है, रांची में, है ना, छोटा नागपुर रांची में, तो वहीं पर बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है उसको मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह या फिर ग्रेट टुमुल्ट, द ग्रेट टुमुल्ट भी कहते हैं। और ये विद्रोह हुआ था कब, 1895 से 99 के बीच में, ठीक है। और बिरसा मुंडा इसके नेता थे, मुंडा विद्रोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा मतलब आपका आपातकाल जो है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से आपातकाल जो है वो आपका शुरू होता है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी, आपातकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमरजेंसी। अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी in India refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India during certain crisis situation। अगर कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध वगैरह चल रहा है, तो क्या लगाया जाता है, इमरजेंसी। और कौन लगाते हैं, प्रेसिडेंट लगाते हैं। तो याद रखना, इमरजेंसी देश में आपातकाल लगाया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रपति किसके एडवाइस पे करते हैं, अंडर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। आपको पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रपति कभी भी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, राष्ट्रपति हमेशा एडवाइस पे ही करते हैं, और एडवाइस उनको हमेशा रहता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एडवाइस पे, उसके लिखित एडवाइस पे ही राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि जब इमरजेंसी लगा था जब हमारे देश में, तो उसके लिए हमेशा इंदिरा गांधी जी को ब्लेम किया जाता है कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, जबकि वो प्रेसिडेंट नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी। उनके कहने से ही जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। तो इस कारण ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट कुछ भी करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बाकी मंत्रियों के एडवाइस से ही करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन ओवर रूल मेनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखो, ये संविधान के किस हिस्से में आता है, तो संविधान के आर्टिकल 18 में, पार्ट 18, याद रखना, भाग 18, आपातकाल संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 में दिया हुआ है, ठीक है। भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360, ठीक है। हमारे देश में 3 तरह का, मतलब इमरजेंसी लगाने का क्या कारण है, क्योंकि इमरजेंसी लगाने से क्या होता है, जब भी युद्ध का स्थिति हुआ, तो सिंपल बात है, इमरजेंसी लग गया। अगर कभी युद्ध का स्थिति है तो इमरजेंसी 3 तरह का दिया हुआ है संविधान में। पहला इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये दोनों तो बार बार लगाया गया है। थर्ड वाला वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल मतलब होता है कि एकदम जैसे 1991 का कहानी बताएं कि उस समय देश की स्थिति एकदम खराब हो गई थी, भीख मांगने का नौबत आ गया था IMF से, फिर पर भी IMF जो है वो लोन देने से पहले 50 गो शर्त रखा था। तो वैसी स्थिति जब आती है, जब लोगों की सैलरी वैलरी कट करनी पड़ती है, तो आता है वित्तीय आपातकाल। वो आज तक कभी हमारे देश में नहीं लगाया गया है। ये दोनों लगाए गए हैं, दोनों को डिटेल, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है राष्ट्रीय आपातकाल, ये आता है आर्टिकल 352 से, आर्टिकल 352 से लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। और इसका भी 3 बेसिस है लगाने का। पूरे देश में आपातकाल जब लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल, तो 3 बेसिस है। पहला है युद्ध, वॉर का अगर स्थिति है तो लगाया जाएगा, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन,
अगर जैसे अभी अभी क्या स्थिति था, कुछ दिन पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो युद्ध तो नहीं हुआ था प्रॉपर, पर एक लग रहा था कि बहुत भयानक युद्ध छिड़ सकता है, तो वो होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। या कभी ऐसा हो कि चाइना कुछ ऐसा लिखित में धमकी उमकी दे दे कि इंडिया पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इंडिया अगर डर जाए तो आपातकाल लगा देगा कि कुछ बाहर से कुछ ऐसा हो सकता है। और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। अगर हमारे देश के अंदर ही हमारे सैनिक लोग विद्रोह कर दें, या फिर जो नक्सल लोग हैं वो लोग पूरा देश पे कब्जा करने के लिए पूरा विद्रोह कर दे, तब भी आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 से, और इसका 3 कारण हो सकता है, या तो युद्ध, या तो फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, कुछ बाह्य आक्रमण जैसा, या तो फिर सशस्त्र विद्रोह। तो अभी तक जैसे युद्ध के समय जब 65 में युद्ध हुआ था तो उसमें आपातकाल लगाया गया था। 1965 में आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के साथ इंडिया का युद्ध हुआ था और उसमें इंडिया जीत गया था। इंडिया तो हमेशा ही जीता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। मतलब जब राष्ट्रपति लगाते हैं तो वो इस तरह की लगाते हैं, वैसे वो सब तरह का लगा सकते हैं। आर्टिकल 352 से प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जब भी भारत का सिक्योरिटी खतरा में हो, भारत का या भारत के किसी हिस्से का, जब भी सिक्योरिटी खतरा में हो, हम लोग को किसी तरह का डर हो, यही 3 बात, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इन नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर, माने कोई जरूरी नहीं है कि वॉर शुरू ही हो जाए तभी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। अगर ऐसा अंदेशा है कि युद्ध हो सकता है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पूरा अंदेशा था कि युद्ध बढ़ सकता था, तो वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड्स यही तीनों हैं जो बता दी। ये दोनों जो ग्राउंड है, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इसको कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जो तीसरा वाला है आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, ये इंटरनल इमरजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 भाग में इसको बांट दिया, तीन ग्राउंड है, इस तीनों ग्राउंड पे लगाया जा सकता है। लेकिन पहला जो 2 ग्राउंड है, युद्ध या बाहरी आक्रमण, ये हो गया एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जो तीसरा वाला है आर्म्ड रिबेलियन, माने सशस्त्र विद्रोह, अगर शस्त्र लेकर के लोगों ने विद्रोह कर दिया, ऐसे नॉर्मल विद्रोह किया तो अलग बात है, नॉर्मली लोग हड़ताल करते हैं, आगजनी भी कर देते हैं। अगर जैसे जो किसान बिल था उसको लेकर के पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान दिल्ली पे जाकर के जो ट्रैक्टर से सब चले गए थे, अगर उनके हाथों में खूब सारा हथियार होता तो वो कहलाता है एक सशस्त्र विद्रोह, तब उस केस में फिर लगाना पड़ता आपातकाल। तो किसी भी पूरे देश में मान लो खतरा हो, या देश का कोई एक हिस्सा पे अगर खतरा हो, जैसे उस समय ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे क्या था कि खतरा में मुख्य रूप से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां था, तो हो सकता है कभी पूरे देश पे भी खतरा हो या एक हिस्से पे खतरा हो, तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये जो शब्द है आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, पहले ये शब्द नहीं था, ठीक है। पहले लिखा हुआ था वहां पे आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, बाद में इसको चेंज करके 44वां संशोधन में चेंज करके लिख दिया यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह। देखो कहानी है कि 1975 में इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी, पूरे देश में इमरजेंसी लग गया था, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक ग्राउंड पे लगा होगा, ठीक है। तो युद्ध तो उस समय हो नहीं रहा था 75 में, ना ही कोई एक्सटर्नल एग्रेशन था, यानी कोई दूसरा देश ऐसा आंख भी नहीं दिखा रहा था इंडिया को कि तुमको खत्म कर देंगे। तो इंदिरा गांधी जो है ना उस समय तीसरा ग्राउंड चुनी थी, वो ये था आंतरिक गड़बड़ी। क्या चल रहा था कि उस समय बिहार में जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति करके लॉन्च किया हुआ था, एक आंदोलन लॉन्च किया हुआ था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। पूरा किसान स्टूडेंट, उसमें पूरा स्टूडेंट लोग इन्वॉल्व थे, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, ये सब उस समय वो लोग युवा नेता थे, ठीक है। तो उसी से में वो लोग आगे बढ़े, तो उससे फिर इंदिरा गांधी को लगा कि ये तो हमारी सत्ता के खिलाफ एक तरह से एक आंदोलन छिड़ रहा था, तो उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी नाम करके ये 1975 में इमरजेंसी लगा दिया था, और सारे नेता जो थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए थे इमरजेंसी लगने के बाद, ठीक है। फिर उनको जेल में रहना पड़ा था 2 साल, जब तक इमरजेंसी चला था। तब फिर बाद में जब इलेक्शन हुआ 2 साल के बाद, इंदिरा गांधी को खुद एहसास हुआ कि ये गलती है, इमरजेंसी नहीं लगाना चाहिए था, तो उन्होंने इमरजेंसी हटा के और इलेक्शन अनाउंस किया।
फिर जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हार हुआ था उस इलेक्शन में। और फिर जो नई सरकार बनी थी, तो पहली बार भारत में बिना कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1977 में जब इलेक्शन हुआ था, तो पहली बार मतलब नॉन कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो जब उस समय सरकार बनी थी, वही थे चौधरी चरण, ये मोरारजी देसाई थे, फिर बाद में 1 साल के लिए चरण सिंह जी थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी है ना, उसमें था जनता पार्टी, मोरारजी देसाई, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। फिर उसने ये एक्ट लेके आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट, संविधान में 44वां संशोधन, और ये करके उन्होंने ये शब्द ही हटा दिया था आंतरिक गड़बड़ी, इसके जगह उन्होंने शब्द ला दिया सशस्त्र विद्रोह। माने कोई आंदोलन कर रहा है और आप देश में इमरजेंसी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक लोग शस्त्र लेकर के आंदोलन नहीं करेंगे, आर्म्ड आर्म माने हथियार, हथियार लेकर के अगर लोग विद्रोह कर रहे हैं, तब आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। केवल आप ये जो नाम है आंतरिक गड़बड़ी, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। लोग तो शांतिपूर्वक भी तो आंदोलन कर सकता है ना, तो फिर इमरजेंसी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल है, इफ इंडिया एंड पाकिस्तान ओपनली एक्सेप्ट दैट दे विल यूज आर्म्ड फोर्स अगेंस्ट ईच अदर, इट्स सिंपली वॉर। ये ऐसा ही है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है, देखिए 38वां अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। 1975 में ही, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो है वो इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी देखो लगाने के पीछे उनका एक और कारण था कि इलाहाबाद कोर्ट जो है ना, वो उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। मतलब उस समय जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था जिससे इंदिरा गांधी पीएम बनी थी, तो डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंदिरा गांधी हैं उनका इलेक्शन गलत तरीके से हुआ, करप्शन की है इलेक्शन में, और उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया गया। प्लस उनको जेल भी हो सकता था और 6 साल तक उनको फिर बैन भी किया जा सकता था इलेक्शन लड़ने से। ये सब मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ना, ये सब कर दिया था कोई केस में। तो उससे बचने के लिए इंदिरा गांधी जी जो है ना, वो अगले ही दिन देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और एक कानून भी पास की 38वां संशोधन, और उसमें कही कि इमरजेंसी को का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। माने कोई कोर्ट में इसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता है, कोर्ट इसको हटा नहीं सकता है, इसको रिव्यू नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। लेकिन बाद में 44वां संशोधन से इस चीज़ को भी डिलीट किया गया, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो हर चीज़ का हो सकता है, इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, सब चीज़ का जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि कोई भी कानून अगर पास हुआ तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। तो ये 38वां संशोधन से इंदिरा गांधी कर दी थी कि चुनौती नहीं दिया जा सकता है, कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, मगर फिर इस चीज़ को हटा दिया गया 44वां संशोधन से। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब आपातकाल को पार्लियामेंट से अप्रूवल कराना पड़ता है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। जैसे 1 महीना के अंदर प्रेसिडेंट, जैसे मान लो कि 1 जुलाई को ये जारी कर दिए कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 1 जुलाई को, तो 1 महीना के अंदर जो है उसको दोनों हाउस से पास कराना जरूरी होता है। However, if the proclamation of emergency issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved, लेकिन मान लेते हैं कि उस समय लोकसभा नहीं चल रहा है, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर तो 1 महीना के अंदर पास नहीं करा सकते हैं। ठीक है, dissolved or the dissolution takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha। तब क्या होगा कि वो चलता रहेगा, इमरजेंसी चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक लोकसभा की बैठक नहीं होती, और लोकसभा का बैठक होने के बाद 30 दिन का और समय मिलता है इसको पास कराने के लिए। समझ में आया? जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट, तो उसको 1 महीने के अंदर पास करना जरूरी है दोनों हाउस से। लेकिन अगर उस समय लोकसभा का सेशन ही नहीं चल रहा है, बैठक नहीं है, ना तो बजट सेशन है, ना तो मॉनसून सेशन है, ना तो विंटर सेशन है, तो क्या होगा कि जब सेशन होगा तब फिर लोकसभा का जब बैठक होगा तब फिर और 30 दिन का 1 महीना का समय दिया जाएगा उसको पास करने के लिए, तब तक इमरजेंसी चलता रहेगा।
ठीक है। और इसी बीच में राज्यसभा इसको पास कर लिया, क्योंकि राज्यसभा का बैठक तो होता ही रहता है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस, जब दोनों हाउस से अप्रूव हो जाता है मान लेते हैं, तब भी इमरजेंसी 6 ही महीना तक कंटिन्यू रहेगा। इमरजेंसी का जो समय होता है ना 6 ही महीना होता है। एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडिफिनिट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। और हर 6 महीना पे अप्रूवल लेना पड़ता है और रखना है। मान लो कि 6 महीना बाद इमरजेंसी खत्म होने वाला है, लेकिन अभी उस राज्य मतलब देश का भी स्थिति ठीक नहीं है, अभी युद्ध चल ही रहा है और बढ़ाना है, तो फिर 6 महीना बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लो, यानी लोकसभा और राज्यसभा से। फिर उसके बाद 6 महीना बाद भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है तो फिर अप्रूवल लो। तो 6 महीना पे अप्रूवल लेते रहना पड़ता है। ठीक है। और एवरी रिजोल्यूशन आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट कंटिन्यूज मस्ट बी पास बाई ईदर हाउस, दोनों हाउस से पास करवाना चाहिए बाई स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। बताए थे ना, 2/3 प्लस 50%। 2/3 तो होना ही चाहिए, जो 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए। टोटल का 50% से ज़्यादा होना चाहिए 2/3। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 लोग जो प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं वो होना चाहिए हमेशा, और वो 50% से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों हाउस से पास करवाना होगा उसको, हर 6 महीना पे पास करवाते रहिए। ठीक है। उसके बाद ये हटेगा कब, हटा कैसे सकते हैं, तो एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट इसको किसी भी समय हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट लगाएं तो प्रेसिडेंट हटाएंगे, किसी भी समय हटा सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल का जरूरत नहीं होता है। हटाने के लिए अप्रूवल का जरूरत नहीं है, लगाने के लिए जरूरत पड़ता है। द इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड इफ द लोकसभा पास रेजोल्यूशन, अगर लोकसभा कोई ऐसा एक्ट पास कर दे कि इसको हटाना है सिंपल मेजोरिटी से, तो फिर हट जाएगा। तो दो तरीका, या तो प्रेसिडेंट ऐसा डिक्लेयर कर दे कि हटाया जाता है, और या तो फिर लोकसभा पास कर दे कि हटाया जाता है, तो जो इमरजेंसी लगा हुआ था वो हट जाएगा। समझ गए। इसका इफेक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी लगाने से? ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। इससे राज्य और केंद्र का रिलेशन इफेक्ट होता है। ठीक है। द नॉर्मल फैब्रिक ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन बेसिकली चेंज। सेंटर बिकम इंटाइटल टू गिव एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। सेंटर जो है वो स्टेट को किसी भी मैटर पे डायरेक्शंस दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है सेंटर स्टेट को। फिर पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता है। आप लोग को बताए थे ना, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। एक तो है सेंट्रल लिस्ट जिसपे केवल सेंटर यानी पार्लियामेंट कानून बनाता है। दूसरा है स्टेट लिस्ट जिसपे केवल स्टेट राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती हैं। और एक है कंकरेंट लिस्ट जिसपे तीनों कानून बनाते हैं। तो जब इमरजेंसी लगाओ ना तो पार्लियामेंट यानी सेंटर स्टेट के भी सभी लिस्ट, स्टेट लिस्ट में भी जितने विषय हैं उस पर कानून बना सकता है। जितना दिन इमरजेंसी रहेगा तो सेंटर स्टेट लिस्ट के सभी विषय पे कानून बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। समझ गए। यहाँ देखो, द लॉज मेड ऑन स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट के लिस्ट पे जो भी कानून उसमें बनाया जाएगा इमरजेंसी के टाइम पे, फिर ये 6 महीना बाद, ये इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीना बाद वो कानून खत्म हो जाता है। ठीक है। मगर कानून बना सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। सेंटर यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सभी सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, पर ये कानून हमेशा के लिए नहीं चलता है। इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीना बाद ये कानून भी खत्म हो सकता है। ठीक है। और फाइनेंशियल क्या होता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो राज्यों को, सेंटर राज्यों को जो भी पैसा देता है टैक्स, तो उसमें भी कटौती वगैरह किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। किस राज्य को ज़्यादा टैक्स देना है, जिस राज्य में युद्ध चल रहा है उस राज्य को ज़्यादा टैक्स देना, ज़्यादा मतलब पैसा देना है। ठीक है। तो ये हो सकता है। ठीक है। और जब इमरजेंसी चल रहा हो और लोकसभा का 5 साल पूरा होने वाला है, ठीक है, मगर देश में लगा हुआ है आपातकाल, तो आपातकाल के टाइम तो इलेक्शन नहीं करवा सकता ना, इलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो आपातकाल के टाइम नहीं हो सकता है। तो उस समय लोकसभा का अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 साल। फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिए और फिर इमरजेंसी, अभी 1 साल पूरा हो गया मगर इमरजेंसी अभी भी चल रहा है, तो फिर एक बार में 1 साल, यानी
6 साल, 7 साल, ऐसे एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं। समझ गए? हाउएवर दिस एक्सटेंशन, मगर मान लेते हैं कि 1 साल बढ़ा दिए, 5 साल पूरा हो गया था, 1 साल बढ़ा दिए, मगर 5.5 साल में ही इलेक्शन ये इमरजेंसी खत्म हो गया। तो जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा करके नया लोकसभा गठित करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर, उसके बाद उसी तरह से राज्य की विधानसभाओं का भी है, उसका भी एक बार में 1 साल अगर बढ़ा सकते हैं, यानी 5 साल से 6 साल, फिर 7 साल कर सकते हैं, मगर जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना होगा। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट, दीज टू प्रोविजंस आर एक्सप्लेन बिलो। फंडामेंटल राइट पे क्या असर पड़ेगा? जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, राइट टू स्पीच है, राइट टू रिलीजन है, उस पर क्या असर पड़ेगा हम लोगों का। ठीक है, ठीक है। तो देखो, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू स्पीच है, वो ख़त्म हो जाएगा। जो मीडिया उडिया है वो उस पर बैन लग जाएगा। उसके बाद राइट टू जो असेंबल है, एक साथ खड़े होने का जो राइट है एक जगह पे, फिर सभा बनाने का या फिर संगठन बनाने का राइट्स है, ये सब आर्टिकल 19 का जो राइट्स है वो सब खत्म हो जाता है। When a proclamation of national emergency is made, the 6th fundamental right under Article 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड। उसके बाद है ना, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का, कहीं भी घर बनाने का, कुछ भी ऑक्यूपेशन करने का, ये सब जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, याद कर लेना आप लोग कौन कौन सा 6 फंडामेंटल राइट है, वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है। और इमरजेंसी जैसे ही खत्म होगा फिर रिवाइव हो जाएगा। आपातकाल लगा है तो कहाँ घूमने जाइएगा, तो वो सब सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, ये सब खत्म। 44वां संविधान संशोधन में ये किया गया कि केवल बाहरी आक्रमण या फिर युद्ध के समय अगर इमरजेंसी लगा है तो आर्टिकल 19 खत्म होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह यानी तीसरा वाला ग्राउंड पे अगर इमरजेंसी लगा है, थर्ड ग्राउंड पे, तो फिर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि आपातकाल के समय आर्टिकल 19 तो खत्म होगा, मगर अगर 2 ग्राउंड ऊपर वाला जो 2 ग्राउंड था, युद्ध या बाहरी आक्रमण, तो उस समय खत्म होगा आर्टिकल 19। अगर इंटरनल कोई बात है, सशस्त्र विद्रोह थर्ड वाला जो है, उस पर आर्टिकल 19 खत्म नहीं होगा। और बाकी फंडामेंटल राइट्स खत्म होंगे कि नहीं होंगे? तो अंडर आर्टिकल 359 कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑथराइज है कि वो बाकी के आर्टिकल्स खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल आपका 14 है। ठीक है, आर्टिकल 15 है। फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 14 से ही शुरू होता है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू लाइफ। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल्स ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो एक ऑर्डर निकाल करके आर्टिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, इसको भी सस्पेंड कर सकते हैं। कोर्ट में जाने का अधिकार को भी ख़त्म कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट रिलेट्स टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट दैट आर ये सब वही है। पर इमरजेंसी के टाइम पे भी जो 2 आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होंगे, सारा फंडामेंटल राइट खत्म हो सकता है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब खत्म हो सकता है, लेकिन 2 फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होंगे, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। इमरजेंसी भी लग जाए तब भी प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को ख़त्म नहीं कर सकते, लोगों के पास जीने का अधिकार हमेशा ही है। और आर्टिकल 20 जो है ना, ये है आपको बंदी बनाने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जैसे आपको अगर बंदी बनाया जाता है या फिर किसी तरह का पकड़ा जाता है किसी चीज़ में, तो क्या क्या आपको अधिकार है, वो है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 और 21 ये गारंटीड है, ये दोनों कभी सस्पेंड नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है कि आपातकाल के टाइम कौन से 2 आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, तो है आर्टिकल 20 और 21। और आपातकाल के टाइम कौन सा आर्टिकल अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, वो है आर्टिकल 19, ये अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। और बाकी का 14 से लेकर के 18 तक, फिर उसके बाद 21 के बाद 22 से लेकर के 32 तक,
उसको सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट को ऑर्डर निकालना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल के उसको सस्पेंड कर सकते हैं, पर 2021 को कभी भी नहीं। ठीक है, अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? 3 बार। 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, तो यही फिर 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, तो ये कंटिन्यू चलता रहा था। तो यही 1962, 63, 64 यही चलता रहा। फिर 1971 में लगाया गया था, और फिर 1975 में ये दोनों युद्ध वाला, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, बांग्लादेश वाला जो पता है आपको युद्ध, और 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, और 1975 में जो आपको कहानी बताई इंदिरा गांधी जी लगाई थी, ये 1975 वाला जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगाया गया था, सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज इशूड इन अक्टूबर 1962, वही जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, और ये 1968 तक चलता रहा था, क्योंकि 1965 में भी फिर युद्ध हुआ था ना, तो 1968 तक ये वाला आपातकाल फर्स्ट वाला जो लगाया गया था ये चलता ही रहा था। फिर दूसरा वाला लगाया गया 1971 में जब फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और फिर तीसरा वाला 1975 में लगाया गया। अब आते हैं दूसरा तरह का आपातकाल जो संविधान में है, वो है जिसको लिखा गया था वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, उसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, और ये आता है आर्टिकल 356 से। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। आप लोग सुने होंगे कि किसी किसी राज्य में ये लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, वो राज्य कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है वो लगा देते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उस राज्य में लगता है, बाकी कोई राज्य उससे अफेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ उसी राज्य के लिए होता है। तो देखो, आर्टिकल 355 इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन द सेंटर। सेंटर यानी केंद्र सरकार का एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इट्स अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सभी राज्य की सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य करें। ठीक है, तो ये सेंटर यानी केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि राज्य की सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करें। अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर देखने को मिलता है कि संविधान के अनुरूप राज्य सरकार काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तब वहाँ पे जो वहाँ के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, वो प्रेसिडेंट को लिखते हैं कि इस राज्य में काम नहीं सही से हो रहा है, और प्रेसिडेंट वहाँ पे लगा देते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो उसके लिए वो गवर्नर का उनको जाता है सिफारिश। कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी गवर्नर अगर लिखेंगे, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है तो भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इट इज द ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। फिर सेंटर क्या करता है? टेक ओवर कर लेता है उस राज्य को, उस राज्य में लग जाता है अगर वहां पे फेलियर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। इसको पॉपुलरली राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ग्राउंड क्या है? 2 ग्राउंड है इसके भी। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाने का 2 ग्राउंड है। आर्टिकल 356 इम्पावर द प्रेसिडेंट टू इश्यू प्रोक्लेमेशन इफ ही सेटिस्फाइड। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है राज्य की सरकार जो है वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही, अगर प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाई है तो लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड हो गया। दूसरा ग्राउंड क्या है? आर्टिकल 365, याद रखना, आर्टिकल 365 कहता है दैट व्हेनेवर अ स्टेट फेल टू कंप्लाई। अगर राज्य ने कोई डायरेक्शन दिया है, अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई डायरेक्शन दिया है कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, और उस डायरेक्शन को करने में राज्य सरकार फेल हो रहा है। केंद्र तो हमेशा डायरेक्शन देते रहता है। अभी जैसे बिहार में आप लोग को पता होगा कि स्पेशल रिवीजन चल रहा है, जो इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर है उसको देखा जा रहा है कि वो जेन्युइन वोटर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर केंद्र सरकार का इस तरह का कोई डायरेक्शन स्टेट सरकार को मिलता है तो स्टेट को उसको फुलफिल करना होता है सही तरीके से। अगर स्टेट उसको फुलफिल नहीं करते हैं तब भी आर्टिकल 365 के तहत उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर तो 2 तरीका हो गया, एक तो कि प्रेसिडेंट जो है उसको ऐसा फील हुआ कि इस राज्य में नहीं चल रहा है सही तरीके से तो लगा दो, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं इस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है। और दूसरा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कुछ कहा है, कोई डायरेक्शन दिया है, वो नहीं होता है,
तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब इसके लिए पार्लियामेंट का क्या अप्रूवल है, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगाने का मतलब हो जाता है तो उसको फिर दोनों हाउस से अप्रूव कराना पड़ता है 2 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपात के लिए काल के लिए क्या था, 1 महीना नेशनल इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट रूल का है 2 महीना, 2 महीने के अंदर पास कराना होता है। लेकिन अगर उस समय लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा हो तब, ठीक है, अगर उस समय लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और डिसोल्यूट, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 मंथ विदाउट अप्रूवल, तब लोकसभा की पहली बैठक जब भी होगी लोकसभा की बैठक, तब 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर फिर पास कराना जरूरी होता है। ये तो वहीं का रूल है, ठीक है, मगर वहां पे 1 महीना था नेशनल इमरजेंसी में, यहाँ पे 2 महीना है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के, द प्रेसिडेंट अक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, यहाँ पे प्रेसिडेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल जाता है। यहाँ पे राज्य जो है वहाँ अब सारा चीज कौन देखेंगे, प्रेसिडेंट थ्रू गवर्नर, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सारा चीज देखते हैं, ठीक है, राज्यपाल। और वहाँ उस राज्य के लिए जो भी कानून वगैरह बनाना है वो सब अब पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। वहाँ का जो विधानसभा है वो अब कोई काम नहीं करेगा, प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद वहाँ का जो विधानसभा वगैरह होता है, सीएम वगैरह सब खत्म, वो लोग कुछ नहीं करता है, सारा काम जो है वो सेंटर करती है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो इसका हो सकता है, ये तो आपको पता ही है, हर चीज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो इस चीज का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आपको 3 तरह का आपातकाल बताए थे। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, ये आता है आर्टिकल 360 से, याद रखना बहुत इजी है। 352 से आ गया राष्ट्रीय आपातकाल, 356 से आ गया राज्य आपातकाल जैसे प्रेसिडेंट रूल, और 360 से आ गया वित्तीय आपातकाल। ये तो कभी लगा ही नहीं है आज तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में, ठीक है। आर्टिकल 360 इम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहाँ भी प्रेसिडेंट को ही इमरजेंसी लगाने का पावर प्रेसिडेंट के पास ही होता है। और इसका भी 2 ग्राउंड है, देखिए, इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गए कि ऐसा सिचुएशन आ गया है कि देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, ठीक है, या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया, वही हुआ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड, अगर उनको ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था या भारत का जो साख है वो खतरे में है, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और इसको भी दोनों हाउस से पास कराना होता है विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर, ठीक है। और वही नियम है, अगर लोकसभा का सेशन उस समय नहीं चल रहा है तो कैसे पास कराएंगे, जब लोकसभा बैठेगी तब 30 दिन के अंदर पास कराना होगा, और इस बीच में राज्यसभा से पास करा लो, ठीक है। और एक बार अप्रूव होने के बाद, once approved by both the house of parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked, financial emergency जो है उसको बार बार पास नहीं कराना होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी में बताए थे हर 6 महीना में, और स्टेट इमरजेंसी में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल तक ही किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, और वहाँ पे भी हर 6 महीना में उसको ये करना पड़ता है। केवल वित्तीय आपातकाल है जो चलता रहता है, इसको पास नहीं कराना होता है बार बार। इसका क्या इफेक्ट होता है वित्तीय आपातकाल का, तो एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट, राज्य के जो वित्तीय मैटर हैं वहाँ पे भी केंद्र सरकार अब देखने लगेगी, सैलरीज घटाए जाएंगे लोगों के क्योंकि देश में पैसा ही नहीं है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन, सभी क्लास, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, सबका सैलरी कम किया सकता है। फिर सभी मनी बिल्स रिजर्व रहेंगे प्रेसिडेंट के लिए, जितना भी मनी बिल पास करेगा स्टेट वो सब प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए, गवर्नर के पास नहीं, सब प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज, सैलरीज घटाए जा सकेंगे, इवन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के भी सैलरीज जो है वो कम किए जा सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन में पूछा जाता है, तो फिर वहाँ पे लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्या इनकी भी सैलरी कम की जा सकती है, तो इनकी भी सैलरी वहाँ पे कम की जा सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए आपका पूरा इमरजेंसी प्रोविजन, इससे बाहर इमरजेंसी प्रोविजन में से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।